हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताएं के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो इससे चैप्टर की हो जाएगी क्विक रिवीजन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मिस्र की सभ्यता का विकास कब हुआ? मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ लगभग 7000 वर्ष पूर्व। मिस्र की सभ्यता का विकास कब हुआ? लगभग 7000 साल पहले। उत्तर मिस्र की राजधानी का क्या नाम था? उत्तर मिस्र की राजधानी थी बूटो। उत्तर मिस्र की राजधानी क्या थी? बूटो। और हमने बड़े क्वेश्चंस में पढ़ा था उनका राज चिन्ह क्या था? मधुमक्खी, जिसे बी कहते हैं, मधुमक्खी, हनी बी। तो इन दोनों को हम लिंक करके याद रख सकते हैं। मधुमक्खी काट जाती थी तो उत्तर मिस्र के लोग क्या पहनते थे? बूट यानी शूज। तो उत्तर मिस्र की राजधानी थी बूटो और राज चिन्ह क्या था? मधुमक्खी। मधुमक्खी के काटने पर क्या पहनते थे? बूट। दक्षिण मिस्र की राजधानी का क्या नाम था? दक्षिण मिस्र की राजधानी क्या थी? तैखेबे। और जो दक्षिणी मिस्र है उनका राज चिन्ह क्या था? पेपाइरस का गुच्छा। पेपाइरस पहले हमने जैसे डिस्कस किया है किस लिए यूज होता था? पेड़ वो लिखने के लिए इसको यूज करते थे। तो वो पेपाइरस की जो पत्ती है उसको तीखा करके, तखेबे, तीखा करके उससे लिखते थे, तीखी कलम से वो लिखते थे। तो उत्तर मिस्र की राजधानी थी बूटो। और बूट क्यों पहनते थे? क्योंकि मधुमक्खी काटती थी। इनका राज चिन्ह क्या था? मधुमक्खी। उत्तर मिस्र की राजधानी बूटो और राज चिन्ह मधुमक्खी। दक्षिण मिस्र की राजधानी तैखेबे और राज चिन्ह पेपाइरस का गुच्छा। पेपाइरस के पत्ते को तीखा करके वो लिखते थे, तैखेबे। और बाद में ये उत्तर मिस्र और दक्षिण मिस्र एकीकृत होकर, इकट्ठे होकर क्या बने थे? एक मिस्र के रूप में सामने आए थे, एक देश के रूप में। मेना ने इनको इकट्ठा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ही है इस पर। किस राजा ने उत्तर मिस्र और दक्षिण मिस्र को मिलाकर संपूर्ण मिस्र को अपने अधीन किया था? राजा मीनिस या मेना ने? किस राजा ने उत्तर मिस्र और दक्षिण मिस्र को मिलाकर संपूर्ण मिस्र को अपने अधीन किया? राजा मीनिस या मेना ने। पहले अलग अलग ये राज्य थे और मीनिस या मेना राजा ने इनको इकट्ठा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। फराओ को किसका प्रतिनिधि माना जाता था? पढ़ा था हमने फराओ किसे कहते थे? वो अपने राजा को वो क्या कहते थे? फराओ। तो फराओ को किसका प्रतिनिधि मानते थे? वो न्याय और ईश्वर का। वो कहते थे कि जो फराओ है उसको ईश्वर ने भेजा है हमारे पास न्याय और अ, कानून की स्थापना के लिए। पिरामिड युग में कितने राजवंशों ने शासन किया? पिरामिड युग में शासन किया 6 राजवंशों ने। हमने मिस्र का इतिहास पढ़ा था 3 भागों में। कितने भागों में पढ़ा था? 3 भागों में। प्राचीन या पिरामिड युग जो सबसे पहले वाला था, सेकंड था मध्य युग या सामंतवादी युग, थर्ड था नवीन युग। सिंपली याद कर लेना है, प्राचीन युग, पिरामिड युग, फिर मध्य युग सेकंड नंबर वाला, सेकंड बीच में क्या होता है? मध्य। और थर्ड क्या है? नवीन युग। तो अगर बड़े क्वेश्चन में भी हमसे पूछा जाए कि मिस्र के इतिहास को किन 3 भागों में बांटते हैं? प्राचीन युग, मध्य युग और नवीन युग। तो ये 3 युग हैं इनके। और प्राचीन युग या पिरामिड युग में 6 राजवंशों ने शासन किया। मिस्र की आधुनिक राजधानी का नाम बताएं। एट प्रेजेंट इनकी राजधानी क्या है? काहिरा। और उस समय क्या थी? उत्तर मिस्र की राजधानी थी बूटो और दक्षिणी मिस्र की थी तैखेबे। मिस्र में पिरामिडों का निर्माण करने का श्रेय किसको जाता है? इमहोटेप को। ये इमहोटेप नाम का व्यक्ति था, इसने पिरामिड बनवाए थे। याद रख सकते हैं कि हॉट फील होता था, गर्मी लगती थी, तो उन्होंने पिरामिड्स बनवा लिए ताकि वो इनमें रह सके। तो इमहोटेप कौन था? इमहोटेप था जो मिस्र में तीसरे राजवंश का राजा था, जोसर। जोसर का ये वजीर था या मंत्री था। इमहोटेप मंत्री था। तो इससे हीट लगती थी, हॉट फील होता था, तो इसने क्या बनवाए? पिरामिड बनवाए इमहोटेप ने। मिस्र के लोग किस देवता को अपना इष्ट देवता मानते थे? सूर्य देवता को। और ये भी माना जाता है कि इन्होंने जो पिरामिड बनवाए वो सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए बनवाए थे। और ये क्वेश्चन हम रहने देते हैं, नॉट इम्पोर्टेंट। इसके बाद 12th क्वेश्चन। सिकंदर ने मिस्र पर
कब अधिकार किया? 332 ईस्वी पूर्व सिकंदर ने मिस्र पर अधिकार किया था। सिकंदर ने मिस्र पर कब अधिकार किया था? 332 ईस्वी पूर्व। सिकंदर जिसे विश्व विजेता भी कहा जाता है, यूनान का शासक था, तो इसने मिस्र पर कब अधिकार किया? 332 ईसा पूर्व में। प्राचीन मिस्र की प्रशासनिक व्यवस्था में वजीर का मुख्य कार्य क्या था? अभी जो हमने पढ़ा, इमहोटेप क्या था? जो वजीर था, जो राजा जोसेफ का, तो जोसर राजा का वजीर था। तो उस वजीर का काम क्या होता था? लगान वसूल करना और आय व्यय का लेखा जोखा रखना। लगान यानी कि टैक्स, टैक्स कलेक्ट करना, और आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा यानी कि रिकॉर्ड रखना। तो वजीर का मुख्य कार्य क्या था? लगान वसूल, टैक्स कलेक्शन, और आय व्यय, इनकम एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड रखना, लेखा जोखा यानी कि रिकॉर्ड। मेसोपोटामिया के लोग नरगल किसे कहते थे? प्लेग के देवता को वो नरगल कहते थे। इसको कैसे लिंक करेंगे? नरगल, नरगल जाता था किस बीमारी से? प्लेग से। नरगल यानी कि नर यानी मनुष्य, मनुष्य गल जाता था प्लेग से। तो मेसोपोटामिया के लोग नरगल किसे कहते थे? प्लेग के देवता को, एक भगवान का नाम था ये। मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का। मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? नदियों के बीच का क्षेत्र। पहले पढ़ा था हमने, मेसो यानी मध्य, पोटम यानी नदी। तो दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या था? मेसोपोटामिया। और किन नदियों के बीच था ये? दजला और फ्रात नदियों के बीच में था। सुमेर के नगरों में पिरामिड के आकार में बनाए जाने वाले ऊंचे मंदिरों को क्या कहा जाता था? जिगुरात कहा जाता था। इन्हें पिरामिड के आकार में मंदिर बनाए जाते थे। इनका आधार चौड़ा, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते थे, हम कह सकते हैं इनका जो शीर्ष है या हेड है वो भिड़ा या नैरो होता जाता था, तो उसकी चौड़ाई घटती जाती थी। तो इस प्रकार के मंदिरों को क्या कहा जाता था? जिगुरात कहा जाता था। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती थी, इनकी चौड़ाई घटती जाती थी। तो सुमेर की सभ्यता में या सुमेर में ये पाए गए हैं जिगुरात। बेबीलोनिया की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? हेमराइट नदी के किनारे। बेबीलोनिया की सभ्यता हेमराइट नदी के किनारे। असीरिया की सभ्यता किस नगर के नाम से प्रसिद्ध हुई? अशुर नगर से। अशुर और असीरिया दोनों सिमिलर वर्ड है। तो जो अशुर है वो बाद में धीरे धीरे कन्वर्ट होते होते असीरिया कहा जाने लगा। तो असीरिया की सभ्यता किस नगर के नाम से प्रसिद्ध हुई? अशुर नगर के नाम से। जैसे हमने पढ़ा था सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, वहां हड़प्पा नगर मिला। ऐसे ही असीरिया की सभ्यता अशुर नगर के नाम से प्रसिद्ध हुई। मेसोपोटामिया की सभ्यता के सामाजिक जीवन के मध्य वर्ग में कौन शामिल थे? मध्य वर्ग या मिडिल क्लास में कौन शामिल थे? सामंत और व्यापारी। मध्यम वर्ग में सामंत और व्यापारी थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता में तीन वर्ग थे, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। तो मध्यम वर्ग में सामंत और व्यापारी थे। क्रीट की सभ्यता के बाद माइसिन नगर में किस सभ्यता का उदय हुआ? क्रीट सभ्यता के बाद माइसिनियन सभ्यता का यहाँ उदय हुआ। पहले यहाँ क्या थी? क्रीट नगर में क्रीट सभ्यता थी, और इसके पतन के बाद जो सभ्यता जिस सभ्यता का उदय हुआ उसे क्या कहा जाने लगा? माइसिनियन सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी सभ्यता में किसे पोलिस कहा जाता था? पोलिस किसे कहते थे? नगर राज्यों को या सिटी स्टेट्स को। यूनान में जो उनकी शासन व्यवस्था थी, मान लीजिए ये एक राज्य है और ये कई टुकड़ों में इसे बांट दिया ऐसे, तो ये हर टुकड़ा क्या बन गया? ये एक पोलिस, ये दूसरा पोलिस, या नगर राज्य थे। जैसे आज हमने इंडिया को स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चलाने के लिए, तो यूनान में क्या था? जो उनका शासन है वो पोलिस में डिवाइडेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सात पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? रोम को। पढ़ा था हमने ये कि वो टाइबर नदी के किनारे सात पहाड़ियों पर बसा हुआ छोटा सा नगर था रोम। तो सात पहाड़ियों का नगर या सिटी ऑफ सेवन हिल्स कौन थी? रोम। रोम को कहा जाता था। पेट्रीशियन वर्ग में किन लोगों को शामिल किया जाता था? रोमन सभ्यता में हमने पढ़ा था पेट्रीशियन और प्लेबियन। तो पेट्रीशियन वर्ग में कौन थे?
जो रोम के वास्तविक निवासी थे, यानी कि जो शुरू से वहां रहते आ रही थी, जिनका जन्म वहां हुआ था, जो लैटिन भाषा बोलते थे। तो और प्लेबियन कौन थे? जो दास थे वहां बाद में ला करके बसाए गए थे। तो ये थे दो उनके, पेट्रिशियन और प्लेबियन वर्ग। पेट्रिशियन जो वहां शुरू से ही रहते आ रहे थे। पेट्रिशियन, पेट्रियट से भी हम याद रख सकते हैं। पेट्रियट किसको कहते हैं? देशभक्त को। तो पेट्रियट कौन थे? जो वहां के मूल निवासी थे, जो वहां हमेशा से ही रहते आ रहे थे। कौन सा युग रोम का स्वर्ण युग था? गोल्डन एरा। ऑगस्टस का युग उनका क्या था? स्वर्ण युग था। तो स्वर्ण युग या गोल्डन एरा ऑगस्टस से हम इसको थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं। चीन के दूसरे सम्राट का क्या नाम था? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चीन के दूसरे सम्राट का नाम था शेन नुंश। चीन पर शासन करने वाले कोई दो राजवंश, शांग वंश और चिन वंश। चीन पर दो राजवंश, कोई भी दो राजवंश बताने हैं, शांग वंश और चिन वंश। माया सभ्यता, नेक्स्ट क्वेश्चन। माया सभ्यता में राज्यों के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? राज्य का मुखिया या शासक असली पुरुष अथवा हेलेक यूनिक, उसे वो अपनी भाषा में क्या कहते थे? हेलेक यूनिक। यूनिक यानी कि जो एक ही हो, स्पेशल हो। तो उनका जो मुखिया या राजा होगा वो क्या होगा? यूनिक होगा। तो इसको क्या कहते थे? हेलेक यूनिक, असली पुरुष। बाता बोब का क्या कार्य था? वाताबोब अपने शहर के शासन की व्यवस्था करना। जैसे कि जो पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, वो शहर की शासन व्यवस्था करती है, ऐसे ही माया सभ्यता में ये बाताबोब का ये कार्य था, शहर के शासन की व्यवस्था करना। माया वासियों ने जो चौड़ी सड़कें बनवाई वे किस नाम से जानी जाती थी? स्केब या स्केब ओब। तो माया वासियों ने जो चौड़ी सड़कें बनवाई उन्हें स्केब कहा जाता था। इसके बाद अब हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मिस्र की सभ्यता का उदय या विकास कब हुआ? 7000 वर्ष पूर्व मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? मिस्र को। मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे है? नील नदी के किनारे। मिस्र के राजा या शासक को क्या कहा जाता था? फराओ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्र में पिरामिडों को बनाने का श्रेय किसको जाता था? किसे हॉट या हीट फील होती थी? इमहोटेप को। उसे गर्मी लगी, उसने क्या बनवाए? पिरामिड बनवाए। तो इमहोटेप, राजा जोसर का जो वजीर था, उसने पिरामिड बनवाए। मिस्र में सबसे बड़ा पिरामिड किसका बना है? गीजा का, जो कि जो 7 वंडर्स है, विश्व के 7 आश्चर्य है, उनमें भी शामिल है। तो प्राचीन मिस्र में सबसे बड़ा पिरामिड है गीजा का पिरामिड। मिस्र के शासक किस देवता को अपना इष्ट मानते थे, यानी मुख्य देवता मानते थे? सूर्य देवता को। हमने डिस्कस भी किया कि उन्होंने जो पिरामिड बनवाए थे वो सूर्य भगवान की उपासना के लिए उन्होंने बनवाए थे। 7th क्वेश्चन। सामंतवादी युग में कितने राजवंशों ने शासन किया? नोट सो इम्पोर्टेंट। 5 राजवंशों ने शासन किया। प्राचीन मिस्र की लिपि क्या थी? मिस्र की एक अलग प्रकार की लिपि थी, किलाक्षर लिपि जिसे कहा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्र के लोग किन पशुओं को पालते थे? गाय, भेड़, गधे, बंदर, मुर्गी, बछड़े। वो इन सभी पशुओं को पालते थे जिन्हें हम आज के समय में पाल रहे हैं। और एक ये क्वेश्चन जो हमने अभी पढ़ा कि प्राचीन मिस्र की लिपि क्या थी, मैंने किलाक्षर लिपि गलत बताया इसमें। किलाक्षर लिपि थी सुमेरिया की सभ्यता की लिपि। इनकी मिस्र की लिपि क्या थी? चित्र लिपि, पिक्टोग्राफिक, पिक्चर्स वो बनाते थे। मिस्र की लिपि चित्र लिपि, मिस्र चित्र, सिमिलर से वर्ड है। और किलाक्षर लिपि थी सुमेरिया की सभ्यता की, या फिर हम मेसोपोटामिया की सभ्यता की लिपि भी किलाक्षर लिपि बता सकते हैं। देवनागरी हमारी हिंदी भाषा की लिपि है। तो इसे अच्छे से हमें याद करना है कि जो प्राचीन मिस्र की लिपि थी वो क्या थी? चित्र लिपि थी, पिक्टोग्राफिक इनकी स्क्रिप्ट थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र में रे, रा, होरस व एमन किस देवता के नाम थे? ये थे सूर्य देवता के। वो सूर्य देवता को इन अन्य नामों से भी जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया में किन सभ्यताओं का विकास हुआ था? मेसोपोटामिया जो क्षेत्र था वहां ये तीन सभ्यताएं हमने पढ़ी थी, सुमेरिया, बेबीलोनिया और असीरिया की सभ्यताओं का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी भाषा में मेसोपोटामिया का क्या अर्थ होता है? मेसोपोटम नदियों के बीच का क्षेत्र। तो यूनानी भाषा में मेसोपोटामिया का अर्थ है नदियों के बीच का क्षेत्र। मेसोपोटामिया की सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई? दो नदियों, दजला और फ्रात नदियों के बीच में ये सभ्यता विकसित हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? 14th क्वेश्चन, मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? इराक। इराक जो कंट्री है उसे मेसोपोटामिया यानी कि उस जगह पर जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो विकसित हुई थी, इराक। इसे कैसे याद रखेंगे? ईरान और इराक में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इराक में क्या आ रहा है? क। क से हमारे क ख ग शुरू होते हैं जो हिंदी के व्यंजन है, तो हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। जो प्राचीन सभ्यता वाला क्षेत्र है क से जो खत्म हो रहा है, इराक, वो कौन सा था? इराक। मेसोपोटामिया यानी कि मानव सभ्यता का जो शुरुआती चरण है, और ये क ख ग की शुरुआत वाला अक्षर इराक। इराक मेसोपोटामिया की सभ्यता वाला क्षेत्र है। यूनान में नगर राज्य को क्या कहते थे? पोलिस। सिटी स्टेट्स को क्या कहा जाता था? पोलिस। जो इन्होंने प्रशासनिक विभाजन किया हुआ था यूनान का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता किसे माना जाता है? मेसोपोटामिया या सुमेरिया की सभ्यता। यानी मेसोपोटामिया क्षेत्र में जो सुमेरिया की सभ्यता पाई गई है उसे विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने अपने पिता फिलिप का वध, फिलिप की हत्या कब की? 336 ईस्वी पूर्व। और 336 ईस्वी पूर्व में वो अपने पिता की हत्या करके कहाँ का शासक बना था? यूनान का। यूनानी सभ्यता हमने पढ़ी। मेसोपोटामिया की लिपि कौन सी थी? किलाक्षर लिपि। मेसोपोटामिया की सभ्यता थी किलाक्षर लिपि। और चित्र लिपि कहाँ की थी? मिस्र की। मिस्र चित्र, सिमिलर वर्ड हमने याद किए। और किलाक्षर मेसोपोटामिया की लिपि थी, और देवनागरी हिंदी की है। मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? तो मेसोपोटामिया आरंभिक सभ्यता थी सुमेरियन सभ्यता। मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? सुमेरियन सभ्यता। यूनानी सभ्यता में सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत फ्री मैन या प्रवासी किस वर्ग को कहा जाता था? मध्य वर्ग को। तो सभी समाजों में तीन वर्ग थे, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। तो यूनानी समाज में जो मध्य वर्ग था इन्हें क्या कहा जाता था? फ्री मैन या प्रवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी सभ्यता में तीसरा वर्ग श्रमिकों का था, इन्हें क्या कहा जाता था? थीट्स। तो मध्य वर्ग क्या था? प्रवासी या फ्रीमैन। और जो तीसरा स्वतंत्र श्रमिकों का या मजदूरों का वर्ग था उन्हें क्या कहते थे? थीट्स। इसको हम याद कर सकते हैं, जो तीसरा वर्ग है वो लीस्ट, थीट्स सेम से वर्ड है। लीस्ट हम किसे कहते हैं? जो कम से कम हो। जो थीट्स या थर्ड, थर्ड से भी हम इसको याद कर सकते हैं। थीट्स थर्ड, जो थर्ड क्लास थी वो किनकी थी? श्रमिकों की थी। तो तीसरा वर्ग क्या था? थीट्स, थर्ड क्लास। रोमन सभ्यता के राजनीतिक इतिहास को कितने भागों में विभक्त किया गया है? राजनीतिक इतिहास को हमने बांटा है 4 भागों में। और रोमन प्रशासनिक व्यवस्था में कौंसिल का कार्यकाल होता था 1 वर्ष। 1 वर्ष के लिए वो अपनी कौंसिल को चुनते थे। मिस्र के ज्ञान को दुनिया तक ले जाने में फ्रांस के किस शासक की भूमिका महत्वपूर्ण थी? नेपोलियन की भूमिका। नेपोलियन मिस्र के ज्ञान को पूरी दुनिया तक लेकर गया। क्रीट सभ्यता किस सभ्यता की जननी कही जाती है? यूनानी सभ्यता की इसे जननी माना जाता है। क्रीट सभ्यता किस सभ्यता की जननी है? यूनानी सभ्यता की। जहां यूनानी सभ्यता फैली वहां पहले क्रीट नगर में
ग्रीक सभ्यता फैली हुई थी। यूनानी सभ्यता के राजनीतिक इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इसके बाद है रोम का प्रथम सम्राट कौन था? रोमुलस था इनका प्रथम सम्राट। रोम, रोमुलस दोनों सिमिलर वर्ड। रोम का पहला सम्राट रोमुलस। कोई कंफ्यूजन नहीं। इसके बाद रोमन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि और पशुपालन दोनों। आर्थिक जीवन में पढ़ा था हमने, कृषि भी करते थे और पशु भी पालते थे। चीनी इतिहासकारों के अनुसार फूसी चीन का कौन सा सम्राट था? फूसी था इनका पहला सम्राट और शेन दूसरा सम्राट था इनका। और उस शेन ने इनको कृषि करनी सिखाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी सभ्यता को जानने के साधन क्या थे? पौराणिक कथाएं, अस्थि अभिलेख, पाषाणिक अवशेष। तो ये सभी क्या थे उनकी सभ्यता को जानने के साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य घड़ी और जल घड़ी का आविष्कार किस सभ्यता से हुआ? मिस्र की सभ्यता से। सूर्य घड़ी और जल घड़ी का आविष्कार किसने किया? मिस्र की सभ्यता वालों ने। और एक क्वेश्चन छूट गया बीच में। चीन में राजा को क्या कहा जाता था? वांग। चीन में क्या कहा जाता था? वांग। और फराओ कहाँ कहा जाता था? मिस्र की सभ्यता में। एंड और ये सूर्य घड़ी और जल घड़ी किन्होंने बनाया? मिस्र की सभ्यता वालों ने बनाया। और मिस्र का ज्ञान फिर नेपोलियन ने पूरे विश्व में पहुंचाया। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में 500 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के बीच फली फूली सभ्यता को किस नाम से जाना जाता था? माया सभ्यता के नाम से। जो वर्तमान में जहां अब मध्य अमेरिका है वहां कौन सी सभ्यता फली फूली? माया सभ्यता या मायन सिविलाइजेशन। माया सभ्यता में सामान्य लोगों और किसानों के घर कच्चे होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? नाव। और जो उनकी चौड़ी सड़कें थी उन्हें क्या कहते थे? स्केब। स्केब या स्काउब कहते थे। कच्चे घरों को क्या कहते थे? नाव। हिस्टोरिका किसकी रचना है? हेरोडोट्स की। ये दोनों एच एच से हेरोडोट्स, हिस्टोरिका सिमिलर वर्ड्स है। एच ओ टी दोनों में आ रहा है, हिस्टोरिका, हेरोडोट्स। यूनानी सभ्यता में किस पर ध्यान नहीं दिया जाता था? यूनानी सभ्यता में ध्यान नहीं दिया जाता था कृषि पर। उन्होंने कृषि पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद है रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स। प्राचीन मिस्र में शवों की सुरक्षा के लिए समाधियां बनाई जाती थी जिन्हें वो लोग क्या कहते थे? क्या कहते थे? पिरामिड। मिस्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। और कहाँ के शासक को फराओ कहा जाता था? मिस्र के शासक को। उत्तर मिस्र की राजधानी क्या थी? बताइए। उत्तर मिस्र के राजधानी क्या थी? बूटो। वहां उनका राज चिन्ह क्या था? मधुमक्खी। मधुमक्खी काटती थी तो वो बूट पहनते थे। मिस्र में किसके निर्माण का उद्देश्य धार्मिक पवित्रता थी? धार्मिक उद्देश्य से क्या बनाए गए थे? पिरामिड। मिस्र के शासक किसको अपना इष्ट देवता मानते थे? किसको? सूर्य भगवान को। मिस्र का सैन्य संगठन किस प्रथा पर आधारित था? सामंतवादी प्रथा पर, यानी राजा अपने अधीन सामंत रखता था, सामंतों के पास सैनिक होते थे। पिरामिड काल का प्रथम शासक कौन था? मेना या मिनिस, जिसने उत्तर मिस्र और दक्षिण मिस्र को एकीकृत किया था। राजा हम्मुराबी ने किसको अपनी राजधानी बनाया? मिस्र का ये शासक था। इसने किसको अपनी राजधानी बनाया? बेबीलोन को। राबी, बेबी से सिमिलर वर्ड। हम्मुराबी ने बेबीलोन को अपनी राजधानी बनाया। असीरिया का अंतिम प्रतापी शासक, असीरिया से अशुरबनीपाल क्या था इनका अंतिम प्रतापी शासक था। मेसोपोटामिया की सभ्यता के सामाजिक जीवन के निम्न वर्ग में कौन शामिल थे? दास और किसान शामिल थे निम्न वर्ग में। और प्राचीन यूनान में जनसाधारण की आम सभा को क्या कहा जाता था? एगोरा कहा जाता था। और सिकंदर कब मकदूनिया या मैसेडोनिया का शासक बना? 336 ईस्वी पूर्व में अपने पिता फिलिप की हत्या करके वो वहां का मैसेडोनिया का शासक बना। किसको प्रसिद्ध शासक पेरिक्लीस के दरबार में संरक्षण प्राप्त था? हेरोडोट्स को। हेरोडोट्स नाम का विद्वान
किसके शासनकाल में हुआ? पेरिक्लीज के शासनकाल में। हेरोडोटस ने कौन सी बुक लिखी थी? हिस्टोरिका। और किस जाति ने रोम की सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया? एस्ट्रुकन जाति ने। तो ये डिस्कस हो गए हमारे सेकंड चैप्टर के प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताएं के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और पूरे चैप्टर की हमने इसमें रिवीजन कर ली 6 की 6 सभ्यताओं की। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।